हरियाणा के करनाल से ट्रेनों में भरकर लोग बिहार भेजे गए हैं वोट देने के लिए। 2 रात को इनको पता चल जाता है कि 3 तारीख को सुबह 10 बजे रश होगा। इस पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने रेलवे से जो जवाब मांगा था उसका जवाब आया है और उस पर भी सिब्बल ने सवाल उठा दिया है और कहा है कि अगर ये जवाब है तब फिर बिहार की जनता को देखना चाहिए उसके वोटों की चोरी ना हो जाए। 2 तारीख को कहते हैं कि 3/11 को अगले दिन रश होगा। एक्स्ट्रा ट्रेन अनशेड्यूल तो तभी लगाई जाएगी तो उसी समय रश होगा, तो बताएंगे भैया अनशेड्यूल ट्रेन जरूरी है। दिल्ली में कपिल सिब्बल सवाल कर रहे थे तो पटना में तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आयोग से पूछ रहे थे। 6 नवंबर को पहले चरण का वोट हो गया, अभी तक आंकड़ा नहीं दिया जा रहा कि हर विधानसभा में महिला और पुरुष वोटर का प्रतिशत क्या है। तेजस्वी ने एक और आरोप लगाया है कि गृह मंत्री अमित शाह कई दिनों से पटना में हैं और अधिकारियों को कथित रूप से निर्देश दे रहे हैं। अमित शाह के निर्देशों पर ही बिहार में 208 कंपनियां भाजपा शासित राज्यों से तैनात की गई हैं, मगर बिहार के पड़ोसी राज्य बंगाल और झारखंड से एक भी कंपनी नहीं। 208 कंपनियां भाजपा शासित राज्यों से उनकी पुलिस आई है। झारखंड बगल में, यूपी का आ रहा है, मध्य प्रदेश का आ रहा है, झारखंड अब बंगाल का क्यों नहीं आ रहा? दोनों बॉर्डर के इलाके में है। तो मेघालय त्रिपुरा से आ रहा है, नागालैंड से आ रहा है, लेकिन झारखंड, बंगाल और आपका तमिलनाडु, कर्नाटका जैसे राज्यों से क्यों नहीं आ रहा? केरला से क्यों नहीं आ रहा? अमित शाह जी आए इसीलिए ना। डेरा काहे जमाए हुए हैं गृह मंत्री? देश में थोड़ी और कोई काम है? जहां चुनाव है वहां बेईमानी वाला काम है। बाहरी लोग कब्जा करना चाहते हैं, बिहारी होने नहीं देगा। इस बार करारा जवाब मिलेगा, जनता से मिल रहा है। आयोग ऐसा कैसे कर सकता है? क्या विपक्षी दलों की सरकार की पुलिस पर उसका भरोसा नहीं रहा? अगर आयोग को ज्यादा भरोसा बीजेपी शासित राज्यों की पुलिस पर होगा तो फिर उस पर सवाल क्यों नहीं होंगे? बात केवल पुलिस कंपनी की नहीं है, अफसरों की तैनाती में भी भेदभाव की खबरें छपी हैं। चुनाव की निगरानी के लिए बिहार भेजे गए आईएएस अधिकारियों में 68% बीजेपी शासित प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। बिहार भेजे गए 243 आईएएस अधिकारियों में से 14 गुजरात से हैं। देखने में यह आंकड़ा छोटा लग सकता है, लेकिन यह देश भर में आईएएस की कुल संख्या में गुजरात के हिस्से के अनुपात से कहीं ज्यादा है। इसे लेकर कांग्रेस भी आरोप लगा चुकी है। चुनाव आयोग को इन बातों का जवाब देना चाहिए था। क्या उसे अब इन बातों की चिंता नहीं रही कि जनता उसके काम को कैसे देख रही है? क्या उसके लिए जरूरी नहीं रहा कि जनता निष्पक्ष समझे? क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में चुनाव आयोग के बाहर अब प्रेस को खड़ा रहने नहीं दिया जाता है? न्यूज लॉन्ड्री में अवधेश कुमार की यह रिपोर्ट आपको पढ़नी चाहिए। 3 महीने से आयोग के गेट पर पत्रकारों को खड़ा होने से रोका जा रहा है। अचानक चुनाव आयोग इतना लोकतांत्रिक कैसे हो गया कि अपने गेट से प्रेस को ही दूर कर दिया? दशकों से पत्रकार गेट के बाहर खड़े मिलते थे, आते जाते आयुक्तों से पूछ लेते थे, या विपक्ष के नेता जब शिकायतें लेकर जाते थे लौटकर इसी गेट पर प्रेस से बात करते थे। यह भी नोट कीजिए कि गोदी मीडिया इसे लेकर हल्ला नहीं कर रहा है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसे 6 नवंबर की शाम से ही पूछा जा रहा है। जब पहले चरण का मतदान हो गया, बिहार में हर विधानसभा के हिसाब से महिलाओं और पुरुष वोटरों का डेटा क्यों नहीं दिया जा रहा है? आयोग का डेटा सिस्टम क्या इतना बेकार है कि 3-3 दिन में आंकड़े नहीं आ रहे हैं? किस नैरेटिव को पंचर होने से बचाया जा रहा है, या जानबूझकर सुधार नहीं किया जा रहा है? आखिर डेटा जारी नहीं करने से किसे फायदा हो सकता है? कोई जवाब ही नहीं आता। 11 को अगर वोटिंग है और 14 को रिजल्ट है तो आपको 14 तक पता ही नहीं चलेगा कि कितने पुरुष और महिलाओं ने वोटिंग की। दिस इज अ जोक।
अरे भाई, इतना तो पहले के जमाने में उसी दिन उसी वक्त मैनुअली लोग निकाल करके दे देता था। कितना टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई का जमाना है। ये बताओ, अमित शाह और मोदी जी के राज में इलेक्शन कमीशन ठप हो गया है। मतलब भाजपा जितना पाप करेगा सब पे पर्दा इलेक्शन कमीशन डालेगा। भाजपा पाप करता रहे, इलेक्शन कमीशन उसका पाप धोता रहे। तो देश का तो मजाक उड़वा रहे हैं लोग। महिला वोटरों को लेकर पूरे चुनाव में धारणा बनाने का खेल हुआ है। पहले चरण के मतदान के आंकड़े आए नहीं, लेकिन मीडिया में माहौल बना दिया गया कि महिलाओं ने ज्यादा वोट दिया है और एक तरफा वोट दिया है। क्या यह जानबूझकर किया गया कि महिलाओं के वोट को लेकर हंगामा मचे, लहर पैदा हो जाए? आधिकारिक रूप से आंकड़े जारी होंगे तो इसकी भी पुष्टि हो जाएगी। चुनावों का अध्ययन करने वाले आशीष रंजन ने अपने स्तर पर डेटा का अध्ययन कर लिखा है कि यह धारणा गलत है, महिलाओं ने ज्यादा वोट किया है। आशीष ने सहरसा के महिषी विधानसभा के आंकड़ों का अध्ययन किया है। लिखा है कि 2020 और 2025 में खास अंतर नहीं आया है। कपिल सिब्बल का कहना है कि अगर चुनाव आयोग इस मामले की जांच करेगा तो घोटाला ही निकलेगा। पैसे देकर किसी पार्टी को वोट करने के लिए लोगों को भेजना अपराध है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सिब्बल का कहना है कि इस आधार पर चुनाव रद्द हो सकता है। कौन जानता है कि ये लोग हरियाणा में भी वोट देने वाले हों और अब बिहार चले गए। आयोग से क्यों नहीं समय रहते जवाब मिल रहा है। फरवरी में आप दिल्ली में वोट कर रहे हैं, नवंबर में बिहार में, यह कैसे चल सकता है? इतना समय क्यों लग रहा है बताने में कि जो दिल्ली में वोट दे रहा था वो बिहार में वोट कैसे दे रहा है? भयभीत क्यों किया जा रहा है कि नजर रख रहे हैं? अगर यहां से नाम कटवाकर वहां का वोटर बनने के नियम हैं तो ऐसे नियमों का लाभ किसी को क्यों मिलना चाहिए? विपक्ष जब पोलिंग बूथ पर लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग मांगता है तो तुरंत ही कानून बदल दिया जाता है। मोदी सरकार नियम बना देती है कि 45 दिनों के बाद वीडियो नहीं रखे जाएंगे। फिर क्यों यह सुविधा दी जा रही है कि आप एक साल में 2-2 राज्य में जाकर वोट करें? क्या चुनाव आयोग से सवाल करना बंद कर दिया जाए? अगर यह संस्था खुद को भाग्य विधाता, नियति नियंता समझने लगी है कि उससे कोई सवाल ना करे और वो किसी को जवाब ना दे, तो यह एक बीमारी हो सकती है और इसका कोई इलाज नहीं है। आयोग का काम यह भी है कि वह तमाम सवालों के जवाब दे, संदेहों को दूर करे। विपक्ष आरोप लगाएगा लेकिन उसका जवाब आना चाहिए। यह चुनाव केवल वोटर का नहीं है, चुनाव आयोग का भी है। जनता उसे भी देख रही है, परख रही है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।